जय हिंद। हम लोग कल प्रकाश के परावर्तन का थोड़ा सा रिवीजन तो किए थे और बाकी कुछ बच गया था, तो आज कर लेते हैं, आज पूरा कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं, यानी इमेज। प्रतिबिंब यानी फ़ोटो, जो हम लोग अपने कैमरा से यानी तो अपना आईना में जो देखते हैं ना फ़ोटो, यानी चित्र, उसी को प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। अब प्रतिबिंब ही दो प्रकार से होता है। पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा आभासी यानी वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं जो हम लोग किसी पर्दे पर उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी परावर्तक सतह यानी किसी आईना के द्वारा किसी भी पर्दे पर उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। अब चलते हैं दर्पण की ओर। दर्पण किसके कहते हैं? दर्पण उसे बोलते हैं जिसमें अपना हम लोग चेहरा देखते हैं, या नहीं तो जो मोटरसाइकिल के आईना होता है ना, जिसमें हम लोग पीछे की ओर देखते हैं, उसको दर्पण कहते हैं। और यानी सीधा बात आईना समझ लीजिए। ये दर्पण में दो प्रकार से होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, पूरा प्लेन होता है, सीधा। इसका परावर्तक सतह समतल, जैसे कि हम लोग जो आईना जो देखते हैं ना, चाहे वो नाई के पास हो या नहीं तो घर में जो आईना हो, वो उसका परावर्तक सतह समतल होता है। तो हो गया समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, यानी टेढ़ा मरा होगा, तो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। और वो दो प्रकार से होता है, एक उत्तल, एक अवतल। उत्तल, अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण किसको कहते हैं? तो समतल दर्पण देखिए, उसको बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, जिसका परावर्तक सतह हमेशा समतल होता है। जैसे कि ये इधर हम इसको पेंट कर देते हैं, पेंट को ऐसे ही दर्शाया जाता है ताकि पता चले कि इधर पेंट क्या हुआ है, और इधर हुआ मतलब इधर ही फोटो दिखाएगा। इधर पेंट कर दिए तो उधर फोटो दिखाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये है छोटवा खड़ा यहाँ, तो छोटवा खड़ा है। अब अगर ये इधर की ओर दिखेगा ना, इस से यानी एक समतल दर्पण की ओर दिखेगा, तो इसको फोटो दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है समतल दर्पण, पहली बात तो ये। और इसको समतल ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका ये सतह जो है ना पूरा एकदम प्लेन है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, टेढ़ा है नहीं है, पूरा सतह एकदम समतल है, इसलिए इसको समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में कुछ जान लेते हैं। समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, यानी फोटो हमेशा सीधा बनाएगा। आप लोग भी आईना में देखे होंगे, जो कि नाई के पास देखते हैं या अपने घरों में जो रहता है, वो समतल दर्पण होता है। उसमें फ़ोटो एकदम बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ता है। और समतल दर्पण जो है ना हमेशा आभासी, यानी हम उसको कहीं पर्दे पे उसको उतार ही नहीं सकते हैं, कहीं पर्दे पर उसको देख ही नहीं सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी फ़ोटो जो बनता है। और पता है ना, जो कि आभासी होता है वो उल्टा होता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग भी देखिएगा अपना आईना लेकर के, आपका दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। और प्रतिबिंब का आकार, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, यानी जितना बड़ा फोटो होगा उतना बड़ा ही वस्तु होगा। और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। फोटो कहाँ बनेगा? हमेशा दर्पण के पीछे। मान लीजिए ये दर्पण है, ये छोटवा खड़ा है यहाँ, इधर देख रहा है। अब इसका जो फोटो बनेगा ना, इधर की ओर बनेगा, ना कि इधर आगे की ओर, यानी पीछे बनेगा। और कितना पीछे बनेगा? जितना दूर में खड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 फीट में खड़ा है, तो इधर पीछे की ओर इसको 10 फीट में ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ये छोटवा अगर थोड़ा सा अगर घूमेगा, अगर मान लीजिए अपना पैर थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहाँ पर इसका जो फोटो दिखाई पड़ेगा ना, दुगुना चाल से घुमा हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ये थोड़ा सा हिलेगा, उसको इधर दुगुना चाल से हिलते हुए नजर आएगा। अगर ये थोड़ा सा पैर चलाया, उधर दुगुना चाल से इसको पैर चलाते हुए नजर आएगा। तो यानी वस्तु की चाल जो ना प्रतिबिंब की चाल का दुगुना होता है। यानी ये जो वस्तु है, ये जो छोटवा है, ये अगर थोड़ा सा कमर लचकाएगा इधर अंदर की ओर, यानी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, दर्पण में जो फोटो बनेगा, पूरा स्पीड से कमर हिलाएगा वो, ठीक है। इसलिए बड़े बड़े डांसिंग बार में आईना लगा रहता है, जिम सब में आईना लगा रहता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर वो जिम में थोड़ा सा बॉडी दिखाता है, पर उसको दुगुना जैसे बॉडी दिखाई पड़ता है। और
बता ही दिए कि प्रतिबिंब हमेशा नहीं, फोटो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगा, याद रख लीजिएगा। और हमेशा सीधा, बिल्कुल सीधा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा और उल्टा। उल्टा क्यों? क्योंकि वो तो आभासी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार से पाया जाता है, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उसको कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिधर से हम अपना फोटो दिखेंगे, जिधर से अपना चेहरा देखेंगे, परावर्तक सतह क्या हो? थोड़ा सा उभरा हो। जैसे कि ये इधर की ओर उभरा हुआ है और इधर की ओर धंसा हुआ है, इधर की ओर उभरा हुआ है, इधर की ओर धंसा हुआ है, ये है। इसी प्रकार ये भी है, इधर की ओर क्या उभरा हुआ है और इधर की ओर धंसा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह थोड़ा क्या उभरा हो। इधर जो है ना हम पेंट किए हैं, ये सब क्या किए हैं? पेंट किए हैं। और तो इधर से ना अपना चेहरा देखेंगे, तो जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ, उसको उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और ये कॉन्वेक्स मिरर ने उत्तल दर्पण क्या करता है? तो उत्तल दर्पण करता क्या है? इधर मान लेते हैं ये सूर्य है, अगर सूर्य की रोशनी इधर की ओर पड़ेगा ना, तो ये उसको और फैला देगा, यानी सूर्य की किरणों को ये फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण सूर्य की रोशनी को, प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है, यानी सूर्य की किरणों को ये फैलाने का काम करेगा। और फिर यही अवतल दर्पण ऐसा नहीं करता है। अवतल दर्पण क्या करता है? सूर्य की किरणों को, सूर्य जैसे कि ये मान लेते हैं, ये हुआ सूर्य, ये तो पता ही है कि ये अवतल दर्पण थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, देख रहे हैं, ये है परावर्तक सतह। और इधर जो है ना, ये है पेंट किया हुआ, यानी अपना चेहरा इधर से देखेंगे नहीं, चेहरा इधर से ही देखेंगे ना, तो अगर इधर से देखेंगे तो हमको अपना फोटो इधर दिखाई पड़ेगा। ये क्या हुआ है? देख सकते हैं, थोड़ा धंसा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, क्या है? धंसा हुआ है। तो अगर ये धंसा हुआ, अगर इधर से अगर सूरज की रोशनी देंगे तो क्या करेगा? अपना ये सूरज की रोशनी को इधर की ओर धकेल देगा, यानी अगर यहाँ सूरज की रोशनी देंगे, सारा रोशनी को ये एक ही जगह, सूरज की रोशनी सारा रोशनी को एक ही जगह यानी इसको मोड़ देगा, यानी एक जगह फोकस कर देगा। प्रकाश की रोशनी को, सूर्य के किरणों की चाहे लाइट को एक ही जगह पर फोकस करेगा, एक ही जगह पर वो फोकस करने का काम करेगा। कौन? अवतल दर्पण। और इसीलिए अवतल दर्पण से जो ना, अगर मान लीजिए यहाँ सूरज की रोशनी जा रहा है, अब उसको सबको एक ही जगह पर फोकस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब अवतल दर्पण से हम लोग वो जो सूरज की रोशनी के नीचे जब कागज रखते थे ना, वो जल जाता था, इसी वजह से, क्योंकि सारा सूरज की रोशनी का जो लिया है, किरणें हैं, एक ही जगह पर फोकस कर देता था, इसलिए वो कागज जल जाता था। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है टॉर्च में, जैसे कि टॉर्च में और गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में क्यों? क्योंकि ये जो अवतल दर्पण छोटा इमेज को बड़ा कर देता है। अवतल दर्पण हमेशा छोटा इमेज को बड़ा करके, थोड़ा सा इमेज है उसको बड़ा करके दिखाएगा। ये कहाँ पर होता है प्रयोग? इसका प्रयोग नाई की दुकानों में। एक नाई एक छोटा सा इमेज या दर्पण रखता है, शीशा रखता है, उसको दिखाने के लिए कि अपना चेहरा देख लो। और फिर अब आते हैं उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ा इमेज को छोटा कर देगा। हमेशा उत्तल दर्पण हमेशा बड़ा इमेज को छोटा करेगा। इसीलिए हम लोग साइड मिरर पे, गाड़ी का जो मोटरसाइकिल के या कारों के, या मैं पीछे की ओर देखने के लिए, पीछे के सब कुछ को देखने के लिए ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जितना बहुत बड़ा इमेज को छोटा करके दिखाता है। बड़ा घर रहे, बिल्डिंग रहे, बड़ा ट्रक को एक छोटे से शीशा में दिखाता है। क्यों दिखा पाता है? क्योंकि ये बड़ा इमेज को छोटा कर देता है। और इसका प्रयोग इसलिए साइड मिरर में करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट में जो सड़क में जो लाइट बहुत सारा लगा रहता है रोड में, उसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं। और उसमें इसलिए प्रयोग होता है ताकि वो किरणों को बहुत दूर तक फैला सके। ये तो फैलाता ही है ना, उत्तल दर्पण तो किरणों को फैलाता ही है, इसलिए स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग करते हैं ताकि ये किरणों को बहुत दूर दूर तक फैला सके। और अब आते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है? सूर्य की किरणों को एक ही जगह फोकस करेगा, इसलिए इसका प्रयोग टॉर्च में करते हैं। कहाँ करते हैं? टॉर्च में। क्योंकि आप लोग देखे होंगे इस तरह से को टॉर्च, यहाँ पर एगो बल्ब लगा रहता है और हम लोग यहाँ पर एगो शीशा लगाते हैं। ये हुआ बल्ब। अब देख रहे हैं इधर तो
पेंट क्या हो रहा था, ये होता है पूरा चकाचक, पूरा चिकना सा रहता है। यहाँ पर जैसे ही लाइट होता है तो ये सब लाइट यहाँ से टकराता है और टकरा कर सबको फिर इधर ही कर भेजता है, सारा टकरा कर इधर ही कर जाता है। तो एक ही जगह फोकस करता है, टॉर्च बिल्कुल एक जगह फोकस करने का काम करता है। तो वहाँ पर प्रयोग होता है अवतल दर्पण। और डॉक्टर लोग नाक कान ये सब की जाँच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। देखिए कभी कभी सवाल पूछता है कि डॉक्टर लोग नाक कान सब की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो उसका आंसर होगा अवतल दर्पण। और कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है कि जो कि पीछे का दृश्य यानी पीछे का वस्तु को देखने के लिए गाड़ी में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा बड़े से बड़े वस्तु को छोटा करके दिखा देता है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में, सॉरी गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी उसका अगर मान लीजिए कोई वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका फोटो कहाँ बनेगा। जैसे कि ये दर्पण है, इस दर्पण में हम किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे ताकि उसका फोटो यानी इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो उसके पहले कुछ जान लेते हैं। क्या जान लेंगे, तो देखिए ये जो दर्पण है ना, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसे पता नहीं कि ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक होता है, ये बड़ा जिधर से हम फोटो देखेंगे उधर क्या हुआ है, थोड़ा धसा हुआ है, देखें धसा हुआ है कि नहीं, ये धसा हुआ है। और जिधर पेंट किए थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो हम पहचान लेंगे कि हाँ ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण ही है। और अवतल दर्पण के बारे में अभी बताए थे कि ये सारी किरणों को, सूर्य की सारी किरणों को एक ही जगह फोकस करता है, ठीक है। ये देखिए ये किसका है, ये जो अवतल दर्पण है किसी गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है, एक भाग है, ठीक है। तो अब जब ये इस दर्पण का एक भाग है, ये मतलब कि गोलीय दर्पण का, इस गोलीय दर्पण का कोई केंद्र होगा यानी सेंटर होगा, जो इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा, क्योंकि ये भी इसी का भाग है, ठीक है। और जब ये इसका सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र या कर्वेचर बोलते हैं। इसी कर्वेचर का आधा होता है फोकस, कर्वेचर का आधा होता है क्या, फोकस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि उसका इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये है अनंत, ये अनंत बहुत दूरी, अनंत दूरी जिसके बारे में हमको पता नहीं है कहाँ तक दूरी है, हो सकता है 5 किलोमीटर हो सकता है 200 मीटर हो सकता है लाख किलोमीटर हो, जिसके बारे में हमको पता नहीं है उसको बोलते हैं अनंत दूरी, अनंत बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ये रहा अनंत, ये रहा छोटवा, कोई बच्चा है खरा, अगर ये छोटवा को हम अनंत पर रखेंगे तो इसका फोटो ये इधर मान लीजिए कोई आईना रख दिए, कौन सा आईना, अवतल दर्पण आईना रख दिए, और ये छोटवा यहाँ रख दिए। अब इसको फोटो बनाना है कि इसका फोटो कहाँ बनना चाहिए, तो अगर ये यानी कोई वस्तु या एक छोटवा अगर अनंत पर रहेगा तो इसका इमेज जो बनेगा फोकस पर, कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, एकदम फोकस पर बनेगा। अगर कोई वस्तु ऐसे लिख देते हैं, अगर कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका फोकस या इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो फोकस कहाँ बनेगा, सॉरी इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पर, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब अगर कोई वस्तु अनंत, इस अनंत, अब ये छोटवा क्या करता है, मान लीजिए अब ये छोटवा इस अनंत और कर्वेचर के बीच में, यानी इस अनंत और कर्वेचर के बीच में आ गया, इस अनंत और कर्वेचर के बीच में आया छोटवा। अब इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो अब ये इमेज कहाँ बनेगा, अब यहाँ ना बन करके इमेज बनेगा यहाँ पर, फोकस और कर्वेचर के बीच। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच। यानी आप दूसरे में जैसे ही छोटवा कहाँ चले गया, अनंत, अनंत और किसके बीच में, कर्वेचर के बीच में गया, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अब ये छोटवा क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर था, अब कोई वस्तु यहाँ पर था, अब ये यहाँ भी आ सकता है। अब अगर कोई वस्तु को हम कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, अगर किसी वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए कि ये चले गया, ये छोटवा है ना, आ गया ये कर्वेचर पर यानी वक्रता केंद्र पर, यहाँ गया तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो इमेज यहीं पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगा। अगर कोई वस्तु कहाँ चले गया, अनंत से वक्रता केंद्र की ओर चले गया, केंद्र पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा वक्रता केंद्र पर ही, ठीक है। और जब यहाँ पर इमेज बनेगा, जब यहाँ पर अगर कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे ही आए और उसका इमेज वहीं पर बने तो उसका इमेज का आकार क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा उसका फोटो दिखाई पड़ेगा, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ही उसका फोटो दिखाई पड़ेगा। जबकि अगर कोई वस्तु अनंत में रहे और अपना इमेज देखने के लिए चाहेगा तो उसका इमेज बहुत ही छोटा बनेगा,
ये इतना दूर में है, उसका फोटो यहाँ पर बनेगा कहाँ पर, फोकस में, तो बहुत ही छोटा बनेगा, सीधी सी बात है। हाँ, आप फिर ये वस्तु यानी वो छुटवा अनंत और कर्वेचर के बीच में अगर आ गया तो उसका इमेज थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, बल्कि हाँ अनंत, इस अनंत से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आप ये छुटवा अगर मान लीजिए कि इस कर्वेचर और अनंत के बीच, सॉरी इस कर्वेचर और फोकस के बीच, आप ये छुटवाइए कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर चले गया तो आप इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए। अगर कोई पूछे कि कोई वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो इसका इमेज बनेगा कर्वेचर और अनंत के बीच। अगर कोई वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कर्वेचर और अनंत के बीच, हाँ। अब ये छुटवा क्या करेगा, मान लीजिए फोकस पे आ गया, ये कहाँ पर आ गया, फोकस पे, ये छुटवा या कोई वस्तु कहाँ पर आ गया, फोकस पर आ गया, तो आप इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो आप इमेज कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर बनेगा, इमेज बनेगा कहाँ पर, अनंत पर। अगर कोई वस्तु कहाँ पर चले जाएगा, फोकस में चले जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, उसका इमेज अनंत पर बनेगा, ठीक है। आप ये छुटवा अगर मान लीजिए कि फोकस और पोल के बीच में चले जाए तब क्या होगा, यदि छुटवा फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो इसका तब फोटो यानी इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो इसका इमेज जो है ना, अब अनंत से तो इधर जा नहीं सकता, अब तो इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। यदि ये छुटवा आप उड़ करके कहाँ चले जाए, मतलब कि फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच चले जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो देखिए इसमें और एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता भी है। अगर कोई वस्तु अनंत पर रहे तो उसका इमेज कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में कहाँ पर बनेगा, फोकस में बनेगा। और यदि कोई वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच में रहे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु कर्वेचर पे आ जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कर्वेचर पर ही बनेगा। यदि कोई वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच में चले जाए तो उसका इमेज कर्वेचर और अनंत के बीच में बनेगा। यदि कोई वस्तु फोकस पे आ जाए तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा, और अनंत पर जब इमेज बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा इमेज कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। अवतल दर्पण में इमेज हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक क्यों बनता है, क्योंकि इसको हम जो ना, मतलब अवतल दर्पण में जो भी इमेज बनेगा उसको हम आसानी से पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। और उल्टा तो बनेगा ही, देख रहे हैं, कोई वस्तु हम रख रहे हैं इधर और इमेज इधर की ओर बन रहा है, उधर की ओर बस सीधा तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उल्टा तरफ बन रहा है, तो उसको उल्टा बोल सकते हैं। और फिर जैसे अगर मान लीजिए कभी पूछ देगा कि अगर वस्तु को हम पोल पे ही रख दे, तो अगर कोई लड़का यहाँ पर ही खड़ा रहे तो वस्तु का प्रतिबिंब पूरा शीशा को हम पूरा सटा ले तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज भी पोल पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, कोई वस्तु को अगर हम पोल पे अगर रखेंगे, यानी पोल पर रखेंगे ना, तो उसका इमेज भी पोल पर ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। प्रतिबिंब किस तरह समझ लेते हैं, उत्तल दर्पण को कहाँ पर रखेंगे ताकि उस उत्तल दर्पण में जो वस्तु रखेंगे कहाँ पर रखेंगे ताकि उसका इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लोग वस्तु को रखेंगे, चाहे कोई दर्पण हो, जब भी वस्तु रखेंगे हमेशा बाएं साइड में वस्तु रहे, प्रकाश रहे या लाइट रहे, चाहे कुछ भी रहे, सूरज रहे, उसको हमेशा बाएं साइड में। और पेंट हम लिख देते हैं यहाँ, पेंट हमेशा दाएं में करना है, और वस्तु को हमेशा बाएं में रखना है, और पेंट हमेशा दाएं में करना है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए हम पेंट किए हैं दाएं में और वस्तु रखेंगे बाएं में। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, यह है छुटवा, इसको हम अनंत पर रखते हैं। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे उत्तल दर्पण में तो इमेज जो बनेगा यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर फोकस में। कहाँ पर बनेगा इमेज, यहाँ पर। इसका फोटो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, अनंत पर, इसको अगर अनंत पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे जा रहा है ना, दर्पण के तो आगे इधर है, इधर ना परावर्तक होता है, इधर ना फोटो देखेंगे, दर्पण के हमेशा पीछे जा रहा है। तो आप अगर अनंत और पोल, ये तो ध्रुव है यानी पोल है, अगर वस्तु को अनंत और पोल के बीच में, यानी इसको हम ना इस छुटवा को उठाकर यहाँ पर लेकर चलाए, यहाँ पर लेकर आए, अगर इस छुटवा को अनंत और पोल के बीच में लेकर आए तो आप
इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो इमेज जो ना पोल और फोकस के बीच में, तो ये छोटवा कहाँ आ जाएगा, ये छोटवा आ जाएगा यहाँ। अगर किसी वस्तु को अनंत और पोल के बीच में लेकर आएंगे, यानी छोटवा को यहाँ पर लेकर आएंगे अनंत और पोल के बीच में, तो फोकस यानी सॉरी इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु को आप पोल में रख दिए तो यानी इस छोटवा को सीधे एकदम मान लीजिए यहीं पर रख दिया, तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो पोल पे ही बनना चाहिए। इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पर इमेज बनेगा। ठीक है, और याद रखिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। देखिए सीधा हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई वस्तु को सीधे बन रहा है, इधर कोई बन रहा है क्या, इधर इधर तो नहीं बना, इधर से ये देखने वाला चीज़ इधर है, इधर तो पेंट किया हुआ है, इधर तो पेंट किया हुआ है, इधर है मगर फिर भी इधर नहीं बन रहा है, सीधे बन रहा है, इधर बंदा उल्टा हो जाता है और हमेशा आभासी रहेगा, यानी काल्पनिक रहेगा। इसको हम कभी भी किसी भी पर्दा वर्दा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को रखेंगे किधर की ओर रखेंगे, बाएं में। वस्तु को हमेशा बाएं में की ओर रखा जाता है, वस्तु रे या प्रकाश रे या सूर्य रे हमेशा बाएं में, और जब भी पेंट करेंगे दाएं में। ठीक है, और जब भी अगर वस्तु अगर दाएं में आएगा, अगर वस्तु दाएं में आ गया, वस्तु जब वस्तु आए चाहे कोई आए दाएं में आए उसको प्लस बोलेंगे, और अगर बाएं में आए तो उसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, अगर बाएं में आए तो उसको माइनस और दाएं में आए तो उसको प्लस लेते हैं। ठीक है, और देखिए अब यहाँ देखिए, अब ये वस्तु रहा, ये मान लो कोई छोटवा है, अब ये छोटवा यहाँ पर है, मान लीजिए है, ये है मान लीजिए अनंत में, ये है अनंत में, तो अनंत में इसका ये दर्पण कौन सा अवतल है, क्योंकि इसका ये सतह दशा हुआ अवतल दर्पण है। तो अगर ये अनंत में है तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए फोकस में, फोकस में इमेज बनता है ना। अब ये फोकस में इमेज बना, अब बताइए ये इमेज यहाँ पर बना है, ये कितना दूर पर है, इस दर्पण से कितना दूर पर है, कैसे पता करेंगे, तो इस सूत्र से पता कर लेंगे। अगर मान लीजिए ये छोटवा है, इस दर्पण से कितना दूर पर खड़ा है, कैसे पता करेंगे, इसी सूत्र से पता करेंगे। या नहीं तो इसका जहाँ पर इमेज बनेगा वो इमेज उस दर्पण से कितना दूर पर होगा, किससे पता करेंगे, इस दर्पण सूत्र से पता कर लेंगे। तो ये सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 2 4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से, इस दर्पण से फोटो का बना। अगर मान लीजिए अनंत पर रखें वस्तु को, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा फोकस में। अगर यहाँ से मान लीजिए कि 20 मीटर की दूरी में इमेज बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना क्या, 20 मीटर। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 50 मीटर है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, 50 मीटर पर, तो इसी को भी बोलते हैं। और यू क्या वस्तु की दूरी, ये अनंत पर वस्तु है ना, यहाँ से मान लीजिए इस दर्पण से, इस अवतल दर्पण से ये है, यहाँ से तो दूरी है ये 100 मीटर, तो वस्तु की दूरी यू कितना हो गया, 100 मीटर। सिंपल सा है, तो इसका फोकस निकल जाएगा, यानी ये जो फोकस होगा मतलब कुछ भी निकल सकता है, इस सूत्र से फोकस निकाल सकते हैं। उसका प्रतिबिंब मतलब वस्तु जो ना प्रतिबिंब से कितना दूरी है, सॉरी दर्पण से कितना दूरी है, और फिर उसका अब हम लोग समझ लेते हैं आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। आवर्धन किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। यानी मान लीजिए कि हम किसी आईना पे अपना फोटो दिखाएंगे, तो मेरा कुछ फोटो का ऊंचाई होगा, यानी कुछ उसका कुछ तो ऊंचाई होगा ना, और मेरा क्या ऊंचाई है। अगर मान लीजिए मेरा फोटो का ऊंचाई 3 मीटर है, और सॉरी 3 मीटर नहीं, अगर 3 फीट है, अगर मेरा ऊंचाई 5 फीट है, तो उससे हम लोग आवर्धन निकाल लेंगे। इसी के अनुपात को, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं। क्यों एम से दर्शाते हैं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इसका शुरू वाला नाम एम है, इसलिए इसको एम से दर्शाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई।